आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी थी 12th RBSc उसका 5th चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था प्लांट पैथोलॉजी। हमने प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक बारे में जान लिया था। उसके बाद हमने कुछ एक परिभाषाएँ पढ़ी थी जो कि हमारे पाठ को आगे समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। देखिए अब आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फसलों के प्रमुख रोगजनक का सामान्य परिचय, कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा, विषाणु। मतलब हम अब क्या करेंगे, फसलों में जो प्रमुख रोगजनक होते हैं, मतलब फसलों में जो सामान्यतः रोग फैलाने का काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे या उन रोगजनकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोगजनकों का हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे जिसमें रोगजनकों की संरचना, रोगजनक क्या होते हैं, उन मतलब उनकी इस बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है ना। जैसे कवक क्या है, कवक की संरचना क्या होती है, कवक के बारे में, कवक का पोषण क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है रोगजनकों का सामान्य परिचय। जैसे आपके कुछ रोगजनक दे रखे हैं, पहले तो रोगजनक देखते हैं कि रोगजनक होते क्या हैं। रोगजनक की आपकी परिभाषा दे रखी है, तो रोगजनक की परिभाषा देखते हैं कि देखें आप, रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक की परिभाषा उन्होंने ऊपर भी, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो आपको पता लग जाएगा, हमने रोगजनक की परिभाषा उसमें देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले आप वो दो वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरी वीडियो पे आए तो आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एकमात्र आपको ऐसा चैनल है जिस पर आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी RBSc दोनों की आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है। तो इस बिल्कुल भी देरी ना करें, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो अब देखिए अपने शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हमारा जो टॉपिक है कि रोगजनक क्या होते हैं। रोगजनक क्या होता है भी, ऐसे कारक जो रोग फैलाने का काम करते हैं उन्हें रोगजनक बोलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं। ठीक है ना। अब रोगजनक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जैविक हो सकते हैं, मतलब जीवित भी हो सकते हैं, मध्यजीवी भी हो सकते हैं। मध्यजीवी मतलब आधे जीवित आधे निर्जीवी भी हो सकते हैं, और अजैविक भी हो सकते हैं। तो देखो तीन प्रकार के हो सकते हैं रोगजनक, एक तो जैविक, मध्य जैविक, अजैविक। जैविक का उदाहरण बताऊं तो जैसे मैं आपको, कवक जैविक है मतलब जीवित है, जीवाणु जीवित है। ठीक है। फाइटोप्लाज्मा मैं बता दूं, माइक्रोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, ये सारी की सारी जीवित है। मध्य जीवी का मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, मध्य जीवी का एग्जाम्पल है विषाणु। क्या है? विषाणु। विषाणु के बाद वायराइड भी आपका क्या होता है? मध्य जीवी है, क्योंकि ये ना जीवित होता है ना मृत होता है। ठीक है ना। तो विषाणु आपका मध्य जीवी का उदाहरण है। इसके अलावा आपका जो क्या होता है, अगर अपने अजैविक कारकों के बारे में बात करें तो अजैविक कारकों में आपके आ जाएंगे, जैसे उसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, पोषक तत्व आ जाते हैं। जैसे सोडियम पोषक तत्व है, सोडियम पोषक तत्व की कमी से भी रोग हो जाते हैं। नाइट्रोजन पोषक तत्व है, उसकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। मोलिब्डेनम है, मतलब अलग अलग टाइप के जो पोषक तत्व होते हैं जो पादपों को चाहिए होते हैं। आपने पढ़े होंगे जरूर, मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, है ना। तो उन पोषक तत्वों की कमी से अगर कोई रोग, मतलब वो पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके अजैविक कारक होते हैं। तो देखिए अब आपके कुछ रोगजनक दे रखे हैं, अपने इन सारे रोगजनकों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहले तो अपने पढ़ेंगे कवक के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा के बारे में। उसके बाद हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायरोइड के बारे में पढ़ेंगे। सूत्रकृमि के बारे में आपके नहीं दे रखा किताब में, ना ही प्रोटोजोआ के बारे में दे रखा है, ना ही एलगी के बारे में दे रखा है। बस इनसे होने वाले रोगों के नाम बता रखे हैं जो आपको याद करने हैं और जो पेपर में आ जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अजैविक कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है। अब देखना उपयुक्त रोगजनकों में से, देखना भी अब क्या लिखी हुई है बात आपके। उपयुक्त रोगजनकों में से कवक, कोमा जीवाणुओं, कोमा फाइटोप्लाज्मा एवं विषाणुओं का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है। मतलब ये आपके, मैंने बता दिया आपको, आपके किताब में विषाणु दे रखा है, जीवाणु दे रखे है, कवक दे रखा है, फाइटोप्लाज्मा दे रखी है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और दे रखी है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए हम शुरू से कवक स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़े तसल्ली से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो बात करते हैं कवक की। कवक क्या होता है भाई? आपने अगर 5 जगत पत्ती पढ़ी है तो आपको पता होगा कि संपूर्ण जीवों को कितने समूह में बांट दिया था? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, और एक फैमिली थी फंजाई या कवक। तो ये फंजाई फैमिली जो होती है, इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं वो सारे के सारे कवक होते हैं।
और कवकों के लक्षण क्या होते हैं अगर आपको ध्यान हो तो भाई मैं बता देता हूँ आपको। कवक क्या होते हैं भाई, पहली बात तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं भाई। कवक एक कोशिक भी हो सकता है और बहुकोशिक भी हो सकता है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, ठीक है ना। क्लोरोफिल नहीं होता भाई, याद रखें, क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल नहीं होता भाई इनमें, किसमें, कवकों में। तो क्लोरोफिल नहीं होता, एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकते हैं। एक कोशिक उदाहरण का नाम मैं आपको बताऊं तो जैसे यीस्ट, नाम सुना होगा आपने, यीस्ट एक कोशिक कवक है और बहुकोशिक कवकों के उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें सुस्पष्ट केंद्रक या झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं क्या होते हैं, देखना कि कवक यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, बीजाणुधारी होते हैं भाई, इनके ऊपर बीजाणु बनते हैं। हम देखेंगे कवकों के ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है। कवक जो होते हैं वो बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। तो कवक जो है यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल रहित, बीजाणुधारी होते हैं, एक या बहुकोशिक होते हैं, ठीक है ना। शाखित होते हैं, कैसे होते हैं, शाखित। अभी हम देखेंगे कवक कि कवक से शाखाएं कई बार निकल जाती है भी। और तंतु में सूक्ष्म जीव है, इनकी संरचना भी देखेंगे बड़े इस तरीके से तंतु के समान होती है भी, देखना इस तरीके से तंतु के समान अपने देखेंगे भी, ठीक है ना। कवक तंतु बोलते हैं भाई, इनकी जो एक तंतु होता है, कवकों का जो एक तंतु होता है उसे कवक तंतु बोलते हैं। और इनसे इस प्रकार की शाखाएं निकली रहती हैं, अभी देखेंगे अपने, ठीक है। तो ये क्या है भाई, याद रखनी है। और जिनकी कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है अभी देखना, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलेज या दोनों से बनी होती है उन्हें कवक बोलते हैं। कवक की परिभाषा भी आपको याद रखनी कि कवक क्या होते हैं। कवक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, बीजाणुधारी, क्लोरोफिल रहित, शाखित, तंतु में सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन, ज़्यादातर काइटिन की बनी होगी भाई, मुख्यतः 90% काइटिन की बनी होती है, 10% सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज या काइटिन या दोनों की बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। अब देखो याद रखना भाई, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखें भाई, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी या कवक विज्ञान या मशरूम विज्ञान बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखना कि वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं उसे कवक विज्ञान बोलते हैं, माइकोलॉजी। याद रखें भी, P.A. माइकेली जो है इसको माइकोलॉजी का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने क्या किया था भाई, कवकों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी बोलेंगे, इन्हें याद रखें। आई होप आपको ये इसकी एक एक चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अपने आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अभी याद रखना है ये इंपॉर्टेंट दो बातें, माइकोलॉजी क्या होती है और फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है ना। और ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है। अब आगे देखें, इनके लक्षण देखते हैं अभी, जनरल लक्षण है, जनरल लक्षण पे आते हैं भी, आपको बता देते हैं। देखिए, अच्छा एक बात बता देता हूँ भाई मैं यहाँ पर, हमने ऊपर पढ़ा है कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता, कवकों में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। तो कवक पोषण कैसे प्राप्त करेगी, तो कवक जो होती है परजीवी होती है। कवक क्या होती है, परजीवी, मतलब ये दूसरों के शरीर पर रह के वहाँ से पोषण प्राप्त करती है। कवक क्या होती है, परजीवी होती है, ये दूसरे जीवों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करती है और उन्हीं से पोषण लेती है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये आपको बात याद रखनी है। अब आवास के बारे में बात कर लेते हैं। देखें आवास, तो देखिए कवक, सभी कवकें पूर्णतः पर्णहरित रहित होती हैं भाई, इनमें पर्णहरित का अभाव होता है। अतः ये मर्तोपजीवी होती हैं, सहजीवी होती है या परजीवी होती है या परापरजीवी के रूप में होती है, वो के रूप में सर्वत्र पाए जाने वाले होते हैं। अभी इनका मतलब समझना भी, अगर कवक मर्तोपजीवी होगी तो मर्तोपजीवी का क्या मतलब है, मर्तोपजीवी का मतलब है ऐसे, मतलब ये मृत जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर उनसे पोषण लेगी। अगर क्या होगी आपकी, देखो किसी भी कवक में पर्णहरित नहीं आता, तो आप क्या मान लो, क्या अगर कवक मर्तोपजीवी है तो ये क्या करेगी, मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे पोषण लेती है। आपने देखा होगा कई बार सड़ी हुई लकड़ी वगैरह होती है, वहाँ उस लकड़ी वगैरह सड़ी होती है, यहाँ जहाँ बहुत सारे सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ कवक उग जाती है भाई। तो ऐसी कवक जो क्या होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेती है, उन्हें मर्तोपजीवी बोलते हैं। सहजीवी की बात करें तो सहजीवी क्या होती है, अगर कवक क्या करे भाई,
किसी दूसरे जीव के साथ क्या करे भाई, जीवन व्यतीत करे, तो उसे सहजीवी संबंध बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, लाइकेन। आपने सुना होगा लाइकेन क्या होता है भाई, कवक और शैवाल जब दोनों एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन जो है सहज जीवन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो आपकी जो जो क्या बोलते हैं कवक है वो मृतोपजीवी मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण लेती है, सहजीवी के रूप में रह के दूसरे जीव से भी पोषण ले सकती है, या परजीवी के रूप में रह सकती है। किसके रूप में, परजीवी, मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर ही रह सकती है, ठीक है ना। या फिर परापरजीवी के की जो परजीवी होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप ये कोई क्या है जीव है, इसके ऊपर कोई परजीवी रह रहा है, तो ये कवक इस परजीवी के ऊपर भी परजीवी के रूप में रह सकती है, तो उसे बोलते हैं परापरजीवी। समझ में आ रही है मेरी बात। परापरजीवी देखना, ये कोई जीव है, जीव के ऊपर ये कोई परजीवी रह रहा है, इस परजीवी के ऊपर अगर आपकी कवक परजीवी के रूप में रहे तो वो हो गया परापरजीवी, मतलब परजीवी के ऊपर भी परजीवी के रूप में रहना। तो ये आप इन रूपों में आपकी कवक रह सकती है और हर जगह पाई जाती है अभी कवक। अच्छा, परजीवी का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना परजीवी का, तो आप देखिए भाई, आपके जितने भी फंगल इन्फेक्शन होता है ना, स्किन इन्फेक्शन होता है, आपने सुना होगा दांत, खाज, खुजली, तो वो सारा का सारा फंगल इन्फेक्शन होता है और वो कवक के कारण ही होता है। कवक हमारे ऊपर परजीवी के रूप में रहती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं थैलस की। तो देखें आपकी जो कवक होती है, देखें थैलस को ढंग से समझना। थैलस क्या होता है, देखो जड़, तना, पत्ती में अविभेदित संरचना को थैलस कहते हैं। देखो जब किसी संरचना में जड़, तना और पत्ती नहीं होती ना, तो उसे थैलस, तो थैले के समान संरचना बन जाती है, तो उसे थैलस बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके जो शैवाल होते हैं उनमें भी थैलस होता है ना, उनमें शैवालों में आपका जो क्या होता है भाई, जो शरीर है वो पादप शरीर, वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं रहता, तो उस संरचना को थैलस बोलते हैं। बट हमारे कवक पादप नहीं है, हमारे कवक तो एक अलग ही है जीव। तो कवकों के अंदर भी क्या होता है अभी, जड़, तना, पत्ती नहीं होती, तो इनका शरीर थैलस होता है। तो आप थैलस याद रखिएगा। कवक थैलस क्या होता है, प्लाज्मोडियल, अमीबीय या आभासी प्लाज्मोडियल, ठीक है। एक कोशिकीय या तंतु में अर्थात कवक जालीय होता है जो पटयुक्त और पटहीन होता है। देखिए भाई आपका क्या कहता है, कवक थैलस जो होता है आपका कैसा हो सकता है, देखो भाई एक कोशिकीय अथवा तंतु में, मतलब आपका जो कवक होती है, देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका जो कवक मतलब कि जो कवक का थैलस होता है, कवक थैलस होता है वो अमीबी है, अमीबोइड हो सकता है, प्लाज्मोडियल हो सकता है। प्लाज्मोडियल मतलब छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना हो सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम होता है छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो है। अमीबिया हो सकता है या आभासी प्लाज्मोडियल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक कोशिकीय या तंतु में हो सकता है। आप अगर देखेंगे कवक का थैलस तो आप देखेंगे इस तरीके से होता है भाई कवक की संरचना। ये एक जाल होता है, एक जाल ऐसे होता है, ये एक कवक तंतु ऐसे होता है, मतलब बहुत सारे कवक तंतु पाए जाते हैं भी आपके, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कवक तंतु पाए जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको संरचना दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका कवक तंतु, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका कवक तंतु होता है। ऐसे बहुत सारे कवक तंतु जब आपस में मिल जाते हैं तो कवक थैलस का निर्माण होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। जब ऐसे बहुत सारे कवक तंतु मिल जाएंगे तो कवक थैलस का निर्माण होगा या कवक जाल का निर्माण होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ऊपर आपके एक बात वहाँ पे और आई थी कि कवक तंतु पटयुक्त होता है या पटहीन होता है। तो देखें ये कवक तंतु है भाई, पहले तो इसको कवक तंतु को समझते हैं। ये आपका कवक तंतु है, ठीक है, और ये एक कोशिक कवक तंतु है आपका, ठीक है। ये कवक तंतु है, तो इसमें देखिए पहली बात तो शाखाएं निकली हुई हैं, तो कवक तंतु शाखित भी हो सकता है और शाखित नहीं भी हो सकता, मतलब यूँ सीधा प्लेन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये रहा कवक तंतु, इस तरीके से बीच में एक केंद्रक है, ठीक है ना, बहुत सारे। अब देखो वहाँ लिखा हुआ है पटयुक्त, तो कवक आपके क्या होते हैं, कवक तंतु में अगर आपको इस प्रकार से आडी भित्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से आडी भित्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब आपका कवक तंतु जो है वो क्या है, पटयुक्त है। जैसे ये देखो, ये आपको आडी भित्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये पट युक्त क्या है, कवक तंतु है। ये क्या है, पटयुक्त कवक तंतु। यहाँ आपको आडी भित्तियाँ नीचे वाले चित्र में नहीं दिखा रखी, तो ये पटहीन कवक तंतु है, ठीक है ना। कवक तंतु क्या होता है, अभी आपका जो कवक होता है इसी प्रकार के छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ऐसे ही आपका जो कवक तंतु है वो जो कवक है वो छोटे छोटे कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना।
पता लग गया भाई पट्टयुक्त कवक तंतु क्या होते हैं। अगर इस प्रकार से पट्ट पाए जाएं, आड़ी भित्तियाँ पाई जाए तो उन्हें पट्टयुक्त कवक तंतु बोलते हैं। अगर नहीं पाए जा रहे तो पट्ट विहीन कवक तंतु। तो देखें अब आगे क्या लिखा हुआ है, अपने पढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं कि कवक थैलस जो होता है प्लाज्मोडियम अमीबिया या आभासी प्लाज्मोडियम या फिर एक कोशिकीय या तंतु में, या तो एक कोशिकीय या तंतु में अर्थात कवक जालीय होता है, जो क्या होता है पट्टयुक्त तथा पट्टहीन होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको कवक तंतु तो समझ में आ गए। आपका कवक तंतु एक कोशिकीय भी हो सकता है, अभी समझ में आ रही है मतलब आपका जो, ठीक है, आपका जो कवक का क्या होता है थैलस होता है वो एक कोशिकीय हो सकता है। अगर मान लो एक कोशिकीय कवक है, ये मान लो एक कोशिकीय कवक है, ईस्ट है, तो ये इसका थैलस हो गया। तो कवक थैलस एक कोशिकीय भी हो सकता है, या फिर क्या होता है अभी कवक जालीय भी हो सकता है कि बहुत सारे कवक तंतुओं से मिलकर बना हो इस प्रकार से। ठीक है, एक याद रखें अभी, जब कवक तंतु, बहुत सारे कवक तंतु आपस में जुड़ते हैं तो एक जाल की समान संरचना बनती है जिसे कवक जाल या माइसीलियम बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना आपको याद रखना है कि माइसीलियम या कवक जाल किसे कहते हैं। जब बहुत सारे कवक तंतु आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक जाल की समान संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है माइसीलियम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब अपने आगे देखते हैं। अभी देखें, मैंने आपको ये तो बता ही दिया, ये खैर ये पॉइंट तो अपनों ने पढ़ लिया पोषण। देखो कवक क्या होता है आपका, कवक में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए आपका कवक क्या है, खुद तो भोजन बना नहीं सकता, मतलब ये दूसरों से भोजन नहीं लेगा। तो ये देखो कवक परपोषित होता है। परपोषित मतलब ऐसा जीव जो दूसरों से क्या ले, पोषण ले, उन्हें क्या बोलते हैं, परपोषित बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए एक होता है परपोषी और एक होता है परपोषित, अंतर है भाई। ठीक है ना। परपोषित जो दूसरों से भोजन लेता है उसे परपोषित बोलते हैं, और परपोषी क्या होता है, जो परजीवी को क्या देता है, अपने ऊपर जगह देता है, उसे परपोषी बोलते हैं। ठीक है ना। तो कवक परपोषित होता है एवं अवशोषी होता है, मतलब कवक दूसरों से भोजन लेता है और किस प्रकार भोजन लेगा, अवशोषण द्वारा भोजन लेता है, तथा इसमें अंतर्ग्रहण बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब आगे देखें अंतर्ग्रहण कम पाया जाता है। अब कवक की भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। देखें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अभी कवकों की भित्ति काइटिन की बनी होती है और कभी कभी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना, याद, कभी कभी दोनों की बनी हो सकती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु याद रखें भाई ये एक संघ होता है कवकों का, oomaicota। कौन सा संघ होता है, oomaicota कवकों का एक संघ होता है, जिसमें क्या होता है भाई, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है oomaicota संघ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है भाई आप सबको। ठीक है, ये आप सबको याद रखना है। अब अपने आगे देखते हैं, जनन देखते हैं अभी। ठीक है, जनन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके कवक जो होते हैं, ज़्यादातर कवकों में जनन अलैंगिक, मतलब कवक आपके लैंगिक जनन भी कर सकते हैं और अलैंगिक जनन, दोनों प्रकार का जनन कर सकते हैं। याद रखिए कवकों में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अब केंद्रीय स्थिति देखते हैं अभी। केंद्रीय स्थिति देखें कि कवकों में केंद्रक सुविकसित होता है भाई, अपने को पता है कवकों में केंद्रक कैसे होता है, सुविकसित होता है। मतलब ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें कवक केंद्रक जो होता है झिल्ली युक्त होता है। पट्टहीन कवकों में बहुकेंद्रीय दशा होती है, जबकि पट्टयुक्त कवकों में एक केंद्रीय, द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय दशा होती है। इस चीज़ को समझे भाई। अगर कवक में पट्टहीन है, मतलब कवक में पट्ट नहीं पाए जा रहे, तो उस दिशा को बहुकेंद्रीय दशा बोलते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो ये आपका पट्टहीन कवक है, तो इसमें देखो भाई ये जो केंद्रक है, इस दशा को बोलते हैं बहुकेंद्रीय दशा। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आपका पट्ट युक्त है क्या भाई केंद्रक, तो ये हो गई एक केंद्रीय दशा। अगर सोचें भी इस प्रकार से, आपके देखें आपके इस प्रकार से दो केंद्रक पाए जाए, यहाँ एक और दो, तो ये पट्टयुक्त स्थिति में भी बहुकेंद्रीय दशा हो गई। समझ रहे हैं भाई आप मेरी बात। अगर दो से ज़्यादा पाए जाएँ तो ये पट्टयुक्त स्थिति में क्या होगी भाई, मान लीजिए ये दो से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये पट्टयुक्त स्थिति में क्या होगा भाई, बहुकेंद्रीय दशा होगी। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी पट्ट विहीन स्थिति है तो बहुकेंद्रीय दशा होगी। ठीक है ना, ये बहुकेंद्रीय दशा है भाई। एक ही तंतु के अंदर बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं आपके केंद्र। ठीक है, और आपके क्या है
अगर आपके पटयुक्त दशा है तो ये देखिए पटयुक्त बन गए तो ये छोटी छोटी ये कोशिकाएं बढ़ेंगी भी, देखिए कोशिकाएं बढ़ेंगी। तो ये कंडीशन होगी आपकी एक केंद्र की है। और जब एक ही ये छोटे से भाग में आपके एक से ज़्यादा केंद्र मिल रहे हैं तो वो बहुकेंद्र की है या द्विकेंद्र की है, क्या हो सकती है, अवस्था हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब आगे देखें, दोबारा बताए तो मैं आपको, कवकों में केंद्रक सुविकसित होता है, पटहीन कवकों में बहुकेंद्र की दशा होती है, जाहिर सी बात है। जबकि पटयुक्त कवकों में कोशिका में एक केंद्र की है या द्विकेंद्र के या बहुकेंद्र की दशा होती है। जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं लास्ट। जीवन चक्र क्या होता है, देखें, कवकों का जीवन चक्र सरल से जटिल तक होता है। मतलब कवकों का जीवन चक्र सरल से जटिल दिशा की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको जो है कवकों का अपनों ने, देखिए क्या पढ़ा है, कवकों के अपनों ने पढ़े हैं सामान्य लक्षण, ये बड़े इंपॉर्टेंट अभी आपको याद रखना है। आवास, थैलस, पोषण, कोशिका भित्ति, जनन, केंद्र की स्थिति और आपका जीवन चक्र। तो ये इतना अपनों ने पढ़ लिया है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।